हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पिछले साल का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि मार्च में एग्ज़ाम में आया था। जो मेन एग्ज़ाम थे उसमें जो पेपर आया था, आज हम उसका अभ्यास करेंगे, उसको हल करेंगे यानी उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे पास है पिछले साल का सेट 3। तो इसके लिए हमें 3 घंटे दिए गए थे और अधिकतम अंक कितने थे? 80 नंबर का ये पेपर था। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए थे, सो उनको एक बार देख लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो क्या क्या थे वो निर्देश? इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न है। टोटल इसमें 18 प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। कितने खंड है? 2। खंड अ और ब। खंड अ में उप प्रश्नों सहित 45 बहुविकल्पीय वस्तुपरक उप प्रश्न पूछे गए। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 45 दिए गए थे, उनमें से 40 के उत्तर लिखने हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। और खंड ब में क्या दिए गए हैं? वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले खंड अ करते हैं। खंड अ में हमें बहुविकल्पीय और वस्तुपरक प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं जो कि हम उनको हल करेंगे। तो पहले देख लेते हैं। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी पर लगातार खतरे मंडराते रहते हैं। हर साल हजारों की संख्या में उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते हैं और इनसे कभी कभी वैज्ञानिकों को भी खतरा महसूस होने लगता है। उल्का से पैदा खतरे से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके भी खोजते रहे हैं। नासा की सोच रही है कि क्या परमाणु हथियारों के दम पर किसी खतरनाक उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है। क्या उल्कापिंड की दिशा को रॉकेट, बूस्टर इत्यादि से मोड़ा जा सकता है? अभी इन दोनों ही उपायों पर ज्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह भी लगता है कि कभी कोई ज्यादा ही खतरनाक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया तो क्या होगा? पृथ्वी के इंसान अगर खत्म हो गए तो क्या होगा? एक समाधान एक अमेरिकी उद्यमी की ओर से आया है जो काफी रोचक है। बेन हेल्डमैन नामक उद्यमी लाइफशिप नामक एक स्टार्टअप के संस्थापक हैं, जिनका सिर्फ एक ही अभियान है, मानव बीज बैंक बनाना। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बैंक में मानव डीएनए को संरक्षित किया जाएगा। यह बैंक चांद पर स्थापित होगा। अगर इस धरती पर इंसान खत्म हो गए तो मानव सभ्यता को फिर शुरू करने में यह बैंक सहायक होगा। अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है मानव बीज बैंक में किसे संरक्षित किए जाने की योजना है? मानव डीएनए को, मानव कोशिका को, मानव रक्त को, मानव सभ्यता को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे हमने अभी गद्यांश में देखा था कि किसकी बात की जा रही है? मानव डीएनए को इसमें सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है। संरक्षित रखना है मानव डीएनए को। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है बेन हेल्डमैन की भविष्य में इंसानों को बचाने के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयास को क्या कहा जा सकता है? रोचक और विचारणीय, अरोचक और विचारणीय, रोचक और अविचार्य, अरोचक और अविचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको क्या कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर है रोचक और विचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है रोचक और विचार्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पृथ्वी की ओर आते उल्कापिंडों को
वैज्ञानिक खतरा मानते हैं। कारण आर, पृथ्वी की ओर आने वाले उल्कापिंडों को परमाणविक हथियारों से सफलतापूर्वक पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है B1। कथन ए सही है लेकिन कारण आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, मानव बीज बैंक को कहाँ स्थापित किए जाने की योजना है? नासा में, पृथ्वी पर, मंगल पर, चांद पर। तो कहां पर बात हो रही थी? कहां स्थापित करने की बात हो रही थी? चांद पर, D1। नेक्स्ट है गद्यांश के आधार पर वैज्ञानिकों के चिंतन का कारण इनमें से क्या नहीं है? उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, पृथ्वी के इंसान विहीन हो जाने की स्थिति, उल्कापिंड को पृथ्वी से टकराने से पहले नष्ट करना, परमाणु हथियार के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव रोकना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गद्यांश के आधार पर D1, परमाणु हथियार के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकना। अब हम सेकंड प्रश्न करेंगे। सेकंड वाला भी एक अपठित गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। देश के एक प्रसिद्ध आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल रोग विभाग ने 660 बच्चों का 2 साल तक गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन में 5 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया। पता चला कि ये बच्चे 1 घंटा से भी अधिक समय मोबाइल पर बिताते हैं। मोबाइल और टीवी का कुल समय 5 घंटे निकला। यही नहीं, इनके माता पिता भी लगभग 6.5 घंटे विभिन्न गैजेट्स पर बिताते हैं। इसी अध्ययन में यह भी पाया गया कि 60% बच्चे सोने से पहले इन उपकरणों के इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं। यह भी एक तरह का नशा ही है, जिस पर अगर समय रहते ध्यान न दिया गया तो यह आदत आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी मुसीबत बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्पष्ट सलाह है कि 2 साल तक के बच्चों के हाथों में गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं देने चाहिए। यहाँ तक कि 5 साल की उम्र में भी इनका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन संपन्न होते घरों में यह देखने को मिलता है कि इसे वे अपनी हैसियत से जोड़ने लगे हैं। ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि वे अपने बच्चों का आज ही नहीं भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को गद्यांश की सीख के आधार के रूप में कहा जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सीमित उपयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हैसियत से नहीं जोड़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आदी नहीं होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा उत्तर सही है? तो इस गद्यांश के आधार पर ही हम देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही उत्तर है B1, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सीमित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, माता पिता की कौन सी प्रवृत्ति उनके बच्चों के लिए अनुचित है? उनका बहुत अधिक साधन संपन्न होना, उनका बहुत अधिक शिक्षा संपन्न होना, गैजेट्स को अपनी हैसियत से जोड़ना, हैसियत के अनुरूप गैजेट्स न खरीदना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C1, गैजेट्स को अपनी हैसियत से जोड़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने से पूर्व गैजेट्स के उपयोग से अच्छी नींद आती है। आजकल के अभिभावक गैजेट्स को अपनी हैसियत का आधार मानते हैं। वर्तमान में गैजेट्स का उपयोग एक नशे के समान हो गया है। गैजेट्स का अनियंत्रित इस्तेमाल बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गद्यांश के आधार पर सही है?
तो इनमें आप देखेंगे इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कौन कौन से सही है। D1। ख1 इस आजकल के अभिभावक गैजेट्स को अपनी हैसियत का आधार मानते हैं। ग1 वर्तमान में गैजेट्स का उपयोग एक नशे के समान हो गया है। घ1 गैजेट्स का अनियंत्रित इस्तेमाल बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, गद्यांश के आधार पर छोटे बच्चों के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिए जाने का कारण है। बच्चों की जिद, समय की मांग, संपन्नता का दिखावा, बच्चों के लिए समय का अभाव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, C1, संपन्नता का दिखावा। नेक्स्ट है स्क्रीन टाइम से क्या आशय है। सिर्फ मोबाइल पर बिताया गया समय, सिर्फ टीवी पर बिताया गया समय, सिर्फ लैपटॉप पर बिताया गया समय, उपयुक्त तीनों पर बिताया गया समय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों पर बिताया गया समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ आपने क्या करना है, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। पहला है, जब भी वह पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई न कोई काम निकल आता। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, D1, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। इसमें किसका प्रयोग हुआ है, जब। ज से मोस्टली जितने भी वाक्य शुरू होते हैं वो सब किस में आते हैं, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरित वाक्य कौन सा है। तो इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। अल्मोड़ा से संबंधित सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा में जन्म लेने के कारण सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो इसमें पूछा गया है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसका सही उत्तर है फर्स्ट वन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो ये वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, और से। और से जोड़ा जाता है तो वो मोस्टली कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन सही नहीं है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य रूपांतरण है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्र वाक्य में उसके उपवाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है D1। मिश्र वाक्य में उसके उपवाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। उसका बंदरिया जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाते थे। मैं बहुत प्रयत्न करता परंतु उस पहेली का हल नहीं मिलता। मुझे बचपन में घास अधिक हरी और मनमोहक लगती थी। तो इसमें से सरल वाक्य कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है D1। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है C1। मैं बहुत प्रयत्न करता परंतु उस पहेली का हल नहीं निकलता, नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है C1। मैं बहुत प्रयत्न करता परंतु उस पहेली का हल नहीं मिलता। नेक्स्ट है, भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा।
रचना की दृष्टि से यह है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A1 सरल वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये किस पर आधारित है? पदबंध पर। फर्स्ट वन है, 7वीं 8वीं के कुछ विद्यार्थी हमें उनके बारे में बताया करते थे। रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है? विद्यार्थी तक अंडरलाइन किया गया है। विद्यार्थी किस में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है A1 संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है, बड़े बड़े बिल्डर कई सालों से समंदर को पीछे ढकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बड़े बड़े बिल्डर पीछे ढकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। उपयुक्त पदबंधों में से क्रिया विशेषण पदबंध का के उदाहरण हैं। बड़े बड़े बिल्डर कई सालों से समंदर को पीछे ढकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बड़े बड़े बिल्डर पीछे ढकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। उपयुक्त पदबंधों में से क्रिया विशेषण पदबंध का के उदाहरण हैं केवल ग, केवल ख, ख और ग, क और ग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है केवल ख1, पीछे ढकेल कर। नेक्स्ट है, वह महिमामय व्यक्ति पूरी तरह उसकी आत्मा में उतर चुका है। इस वाक्य में क्रिया पदबंध है। वह महिमामय व्यक्ति पूरी तरह उसकी आत्मा में उतर चुका है। क्रिया पदबंध पूछा गया है तो बच्चों क्रिया पदबंध मोस्टली लास्ट में ही होता है और क्रिया पदबंध इसमें कौन सा है? इसका सही उत्तर है D1 उतर चुका है। नेक्स्ट है, मास्टर प्रीतम चंद का दुबला पतला गठीला शरीर था। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विशेषण पदबंध, दुबला पतला गठीला। नेक्स्ट है, दूसरों की सहायता करने वाले आप महान हैं। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का उपयुक्त भेद है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप क्या है? आप एक सर्वनाम वर्ड है तो इसका सही उत्तर है सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट है, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर कीजिए। यानी ये किस पर है? मुहावरों पर आधारित है। इनमें किन्हीं 6 में से हमें कोई 4 करने हैं। फर्स्ट है, जहर लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। बहुत बुरा लगना, बहुत कड़वा लगना, बहुत वैशेला होना, विष का असर होना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जहर लगना यानी फर्स्ट वन, बहुत बुरा लगना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाथ लगना, छू स्पर्श हो जाना, हाथ से निकलना, छूटकर गिर जाना, हाथों में लेना, जिम्मेदारी लेना, हाथों हाथ लेना, आवभगत करना। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित युग्म हैं? केवल क, केवल ख, ग और घ, ख और ग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है C1 ग और घ। हाथों में लेना, जिम्मेदारी लेना, हाथों हाथ लेना, आवभगत करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धोखा देना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा पहचान कर लिखिए। आंखों में आंसू आना, आंखों में धूल झोंकना, अंधे के हाथ बटेर लगना, घर से बेघर करना। धोखा देना यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट है, छोटे भाई की लापरवाही देखकर बड़े भाई साहब ने उसे ब्लैंक नीचे दिए गए मुहावरे में से उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाथों हाथ लेना, सीधे हाथ लेना, सिर माथे लेना, आड़े हाथों लेना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाई साहब ने उसे आड़े हाथों लेना यानी आड़े हाथों लिया।
नेक्स्ट है दबदबा होना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से उपयुक्त मुहावरा है। हेकड़ी जताना, खाल खींचना, चमड़ी उधेड़ना, तूती बोलना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दबदबा होना यानी तूती बोलना। नेक्स्ट है मेरे दर्जे में आओगे तो ब्लैंक जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उपयुक्त मुहावरे से कीजिए। किस्सा खत्म होना, काम तमाम होना, गांठ बांध लेना, दांतों पसीना आना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दांतों पसीना आना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद, अन्य पद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव जो समास है उसमें कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें पूर्व पद होता है। नेक्स्ट है युधिष्ठिर शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? B1 तत्पुरुष समास। कृति गान समस्त पद का सही समास विग्रह कौन सा है? कृति और गान, कृति रूपी गान, कृति के लिए गान, कृति का गान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? D1 कृति का गान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास का उपयुक्त उदाहरण है? फिल्म निर्माता, कलाम मृग, संगीतकार, स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास यानी D1 स्वयंभू। नेक्स्ट है दया निधान समस्त पद का सही समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है? दया का निधान तत्पुरुष समास, दया रूपी निधान कर्मधारय समास, दया और निधान द्वंद्व समास, दया है निधान जिसका बहुव्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A1 दया का निधान यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, पठित पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखें। यानी जो हमने पाठ पढ़े हैं उनके आधार पर ही हमने इनके उत्तर देने हैं। तोप पर बैठी चिड़िया हमें क्या संदेश देती है? जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है, बाहरी आक्रताओं से सावधान रहना चाहिए, विरासत में मिली चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, अत्याचारी का अंत एक न एक दिन अवश्य भावी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? D1 अत्याचारी का अंत एक न एक दिन अवश्य भावी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विपदा के समय ईश्वर अपने भक्तों की स्वयं ही सहायता करते हैं। कवि ईश्वर से अपने कर्मों के सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा रखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आत्मबल और पुरुषार्थ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह नहीं करना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आत्मत्राण कविता से प्राप्त संदेश को दर्शाते हैं? क और ख, ख और ग, ग और घ, क और घ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C1 ग और घ। पठित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो पठित पद्य पाठों के आधार पर था और ये किस पर है? गद्य पाठों पर। तीसरी कसम फिल्म निर्माण के पीछे शैलेंद्र का क्या उद्देश्य था? आत्म संतुष्टि के सुख की कामना, अपार संपत्ति के सुख की कामना, अपार यश के सुख की कामना, साहित्य संरक्षण के सुख की कामना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है A1 आत्म संतुष्टि के सुख की कामना। नेक्स्ट है झेन की देन पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हमें अपने से बड़े देशों से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपने से छोटे देशों से ही प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए। हमें वर्तमान से अधिक अतीत और भविष्य की चिंता करनी चाहिए।
हमें अतीत और भविष्य की चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना चाहिए। तो जैन की देन परंपरा के अनुसार कौन सा सही उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर है D1। हमें अतीत और भविष्य की चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना चाहिए। नेक्स्ट है, पठित काव्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये पठित काव्यांश पर आधारित है, जो पोएम हमने पढ़ी हुई है उन्हीं में से ये पूछा गया। रहा कुर्बानियों की नए वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पहला प्रश्न है, सैनिकों की देशवासियों से क्या अपेक्षा है? देश की सुरक्षा की, देश के उत्थान की, देश के विस्तार की, देश के विकास की। तो इसका सही उत्तर क्या है? देश की सुरक्षा की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सैनिक सर पर कफन बांधने की बात करते हैं क्योंकि उनके जीवन का अंत निकट है। सैनिक सर पर कफन बांधने की बात करते हैं क्योंकि वे अत्यंत घायल अवस्था में हैं। सैनिक सर से कफन बांधने की बात करते हैं क्योंकि देश हित में मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। सैनिक सर से कफन बांधने की बात करते हैं क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसा करने की एक प्राचीन परंपरा है। पद्यांश से मेल खाते हुए उपयुक्त कथनों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल ख, केवल ग, क और ख, ग और घ। तो इसका सही उत्तर क्या है? केवल ग, B1। यानी सैनिक सर से कफन बांधने की बात करते हैं क्योंकि देश हित में मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है, कवि किस काफिले को सजाने की बात कह रहा है? सीमा पर रसद पहुंचाने वाले काफिले को, सीमा पर भोजन पहुंचाने वाले काफिले को, देश की सीमा पर तैनात सैनिकों के काफिले को, देश की रक्षा हेतु तत्पर सैनिकों को, काफिले को। उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है D1, देश की रक्षा हेतु तत्पर सैनिकों के काफिले को। नेक्स्ट है, पद्यांश में कट गए सर हमारे में हमारे संबोधन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए, देश की रक्षा हेतु घायल होते सैनिकों के लिए, देश की सीमाओं पर पहरा देते सैनिकों के लिए, देश के उत्तरी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A1, देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए। नेक्स्ट है, रहा कुर्बानियों की नए वीरान हो, पंक्ति में किस राह की बात की गई है? मातृभूमि की रक्षा हेतु अहिंसा की राह, मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान की राह, दुश्मनों से अहिंसात्मक बदला लेने की राह, दुश्मनों से शांतिपूर्ण समझौता करने की राह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? B1, मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान की राह। क्वेश्चन नंबर 10, पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहले हमने पद्यांश पे किया था, अभी गद्यांश पर। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक बाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लॉरियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर करेंगे।
घुड़सवारों का प्रबंध किसकी ओर से किया गया था? पुलिस प्रशासन, कांग्रेस कौंसिल, स्थानीय समिति, केंद्र सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A1 पुलिस प्रशासन। नेक्स्ट है, बड़े बाजार के मकानों को सजाने और उन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का क्या कारण था? स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी मनाना, स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाना, लोगों में उत्साह और नवीनता का संचार करना, लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? B1 स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाना। नेक्स्ट है, शहर में कहीं भी ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी? ट्रैफिक पुलिस गश्त के काम में लगी थी। उस दिन शहर में कोई ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक पुलिस आज़ादी का उत्सव मना रही थी। ट्रैफिक पुलिस को निरस्त कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? A1 ट्रैफिक पुलिस गश्त के काम में लगी थी। नेक्स्ट है, शहर में प्रत्येक मोड़ पर मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट क्यों तैनात थे? कार्यक्रम के दौरान होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, सरकारी आदेशानुसार कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, शाम को होने वाली सभा का प्रबंध करने के लिए, शाम को होने वाली सभा में सम्मिलित होने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? B1 सरकारी आदेशानुसार कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, पुलिस ने बड़ी संख्या में पार्कों तथा मैदानों को घेर लिया था। कारण आर, पुलिस अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है C1 कथन ए सही है लेकिन जो कारण आर है वो क्या है? उसकी गलत व्याख्या करता है। बच्चों, आगे का पेपर हम नेक्स्ट पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। अगर आप ऐसी ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके लिखिए कि हाँ, हमें आगे का पार्ट भी चाहिए, तो ताकि मैं आपके लिए वो ला सकूं।